गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। और आइए आज पुनः एक सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? सवाल थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करें आप। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? पहला विकल्प, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। पॉजिटिव लगता है यह विकल्प। दूसरा विकल्प देखते हैं, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। अनएक्सपेक्टेड। तीसरा विकल्प देखते हैं, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा कराने के लिए ट्यूशन। अब ये नेगेटिव चला गया, ट्यूशन। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए, दंड, ये भी नेगेटिव चला गया। अगर आप कहें शिक्षिका को सुनिश्चित, शिक्षिका क्यों सुनिश्चित करेगी जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो फिर ये सही है आपका। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है, और आप सभी का सही है पहला आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक प्रभावी कक्षा में, इफेक्टिव क्लासरूम में, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता, ये मेमोरी एबिलिटी है, का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड, फिर दंड नेगेटिव चला गया। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं, गलत है ये। तो आप देखेंगे दो फिर हमारे पास बचे हुए हैं। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम, अपनी लर्निंग को इजी बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोगित शिक्षक से सहायता लेते हैं, सही है आपका पहला, और आप सभी का पुनः सही है। गुड, वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग, नॉन रिलेटेड पोर्शन को प्रस्तुत करना अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता। अपने तरीके से असंबद्ध भाग है, कनेक्टेड नहीं है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। शिक्षार्थियों का कार्य असंबद्ध भाग से कैसे आसान बन जाएगा? शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान, प्रत्यास्मरण फिर आगे आपकी स्मृति। जब असंबद्ध भाग है तो आप समझ पा रहे होंगे आप, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, थर्ड सही होगा। क्लियर है? यहां आप सोच रहे होंगे पहला, फर्स्ट विकल्प आप सही सोच रहे होंगे, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित। जब कनेक्ट नहीं है तो फिर सोच लो, ज्ञान का बहुत बड़ा भाग प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के समक्ष, तो अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। बल्कि क्या करेगा? अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में कठिनाई पैदा करेगा। क्लियर हुआ? करेक्ट करें आप सब अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति
होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। पहला विकल्प, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? और नहीं, यहां पर होगा असतत प्रक्रिया है। क्लियर? दूसरा विकल्प है, भाषा के विकास पर संज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकृति और पोषण पर बहस चल रही है। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा चल रही है। तो आप देखेंगे, एक आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की बात कर रहा है, एक माता पिता प्रारंभिक अवस्था से सिखा रहे, इसका मतलब वातावरण की। तो थर्ड विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रकृति पोषण पर बहस चल रही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? जीन पियाजे का सवाल है ये, और कह रहे हैं अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, क्षमता का विकास अवस्थाओं में से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी, गतिक, पूर्व संक्रियात्मक। तो आपको पता अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, अमूर्त भी लगा और वैज्ञानिक भी लगा है, सेकेंड सही है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? बड़ा जटिल सवाल है बच्चा, और यह सवाल बड़ा भ्रामक भी है। राइट, जितनी जगह आप देखेंगे इस सवाल को लेकर अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग लोग अपनी अपनी तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। तो आपको पता, पहली चीज तो समझिए कि कोहल वर्ग जुड़े किससे हैं? नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो हमने ये चीजें आपको बताई हैं कि नैतिकता क्या है। नैतिकता है सामाजिक नियम, सही है गलत है इन पर विचार करने से जुड़ा हुआ। तो अगर हम कहें कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें निर्णय ना ले पाना ये नैतिक दुविधा है, और जो निर्णय लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? नैतिक तर्कणा से लिया जाता है। राइट, अब लेकिन एक चीज दी गई, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। इसके विषय में कोहल वर्ग के विकास की या कोहल वर्ग के सिद्धांत की अवस्थाओं के स्तर पूछे जा रहे हैं। तो यह अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आएगी? तो आप सबको पता है कि कोहल वर्ग की 3 अवस्थाएं और 6 स्तर हैं। तो पहला देखेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण है, ओरिएंटेशन। सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण है, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण है, और दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण है। अगर हम कहें यहां पर आपसे, तो जो पहली स्टेज है, पहली अवस्था है, आप गौर से देखना, आप जो पहली स्टेज है उसमें शामिल होते हैं 2, जिसमें पहला है आज्ञा और दंड वाला, और दूसरा है आपका साधन, सापेक्षता। ये पहली स्टेज का है, एक स्तर और दूसरा स्तर। इसी प्रकार जो दूसरी अवस्था है इनकी, इसके भी 2 स्तर हैं। तो उसमें कौन से बच्चा? उसमें है उत्तम लड़का और लड़की वाली बात, और दूसरा इसमें है सामाजिक व्यवस्था। ये 2 आ गए। और जो तीसरी स्टेज है, इसके जो 2 हैं बच्चा चरण, इसमें पहला है सामाजिक अनुबंध और दूसरा है इसका विवेक की अवस्था, या फिर कह सकते हो यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये तो 6 आ गए। तो 1, 2, ये कौन सी है? ये प्री कॉन्वेंशनल है, ये कॉन्वेंशनल है, ये पोस्ट कॉन्वेंशनल है। ये है आपका आज्ञा और दंड, अवॉइड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला है ये। अब यहां देखो, एक कंडीशन दी गई कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूं, तो मैं आपसे कह दूं एक मतलब एक्चुअल तरीके से, तो यहां ये नहीं होना चाहिए था, आज्ञा और दंड नहीं होना चाहिए था। तो आपका चौथा गलत हो गया। अब दूसरी बात आ रही है, आप यह मेरे लिए करें मैं आपके लिए करूंगा, दूसरी वाली मैच कर लेते, उत्तम लड़का और सामाजिक व्यवस्था। राइट, हम इस पर काम कर सकते हैं।
तीसरा देख लेते एक बार, सामाजिक अनुबंध और विवेकीकरण। आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूं तो यहां पर हम ये भी नहीं ले सकते, सामाजिक अनुबंध और विवेकी अवस्था भी नहीं ले सकते, तो हम इस पर ही काम करेंगे, इस पर। तो अब आप देखेंगे पहला आ रहा उत्तम लड़का उत्तम लड़की, हमारा ये विकल्प सही बैठ रहा। सामाजिक व्यवस्था की अगर सामाजिक अनुबंध कहा गया, ये तो इसमें गया, तो ये कट कर लो आप। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, सहायक, ये हमें लगता है कि ये है, तो यहां पर कई जगह ये दो विकल्प आपको सही मिल रहे हैं, कई जगह, लेकिन बोर्ड ने पहला ही सही माना है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण माना है। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण कहीं है नहीं, आप देखेंगे सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण कहीं नहीं मिलता है, यहां पर कह सकते हो आप, इसलिए इसको सही माना गया है। अब कई जगह ये वाला उत्तर भी आपको मिल जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, और ये दो गलत है, आपका पहला सही है जिसे बोर्ड ने भी सही माना था। करेक्ट करें आप यहां पर। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिवादी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इससे पहले लेक्चर में भी सवाल था। आपको पता कि जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अनुबंधन और पुनर्वलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत क्रॉस्करो से इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बिना दंड, ये करे दंड, आप देखो बिना दंड के प्रयोग के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, गलत। बिना दंड के भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता, तो दो तो कट हो गए आपके। इस पे हम थोड़ा सा सोच रहे थे ना, अनुबंधन और पुनर्वलन, ये अधिगम की बात आ रही, तो अगर हम कहें कि अनुबंधन और पुनर्वलन ये आपका व्यवहारवादियों पे जा रहा है, हालांकि इसे पहली साइड में ही कट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपके लिए बचा चौथा, समाधान की बात आ रही है, और वो भी समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। फोर्थ इज राइट। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब आया है क्या सही है और क्या गलत, राइट, और किस पर फोकस किया जाना चाहिए, समस्याओं के समाधान पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। तो विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करना, विमर्श भी है, मुद्दे उन पर क्या है, कारण प्रस्तुत करो, और अपनी व्यक्तिगत राय भी व्यक्त करना है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस टाइप के प्रश्न किस चीज को बढ़ावा देते हैं, बच्चों का मानकीकृत आकलन गलत हो गया। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन हम सोच सकते हैं, अभिसारी चिंतन ये समस्या समाधान से जुड़ा हुआ है लेकिन एक पक्षी है, और जानकारी को पुनः स्मरण करना गलत है, ये आपका दूसरा सही है, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। आपको पता है कि विभिन्न मुद्दे विमर्श, इन पर हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आलोचना करेंगे, ठीक है। यहां आलोचना का मतलब नेगेटिव नहीं, आलोचनात्मक चिंतन है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आप लोग परेशान मत हो, आप लोग सही सीख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं, ठीक है, सही आंसर आ रहे हैं आपके, थंबनेल आपको मिल रहा होगा बीच बीच में, गुड का फीडबैक भी बीच में आपको मिल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक पारिभाषिक शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। दो चीजें आई, एक तो आया आपका विकास, लर्निंग आई, और दूसरा अधिगम। तो आपको पता होना चाहिए अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तो फैक्ट है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, गलत है। अधिगम विकास के पीछे रहता है, गलत है। अधिगम विकास समानार्थक शब्द है, गलत है, एक ही बचा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं, फोर्थ इज राइट, जुड़े हुए हैं, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। पहली चीज पूछ रहा है सिद्धांत नहीं है, तो 3 है, एक नहीं है।
विकास संशोधन योग्य होता है, कर सकते हैं इंप्रूव। विकास केवल संस्कृति, वेरी गुड, केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित, गलत है ये, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बिकॉज ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं और ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन, मानक मापदंडों पर आकलन। बार बार मैं बता रहा हूं, बाल केंद्रित कक्षा में मानक मापदंड है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग गलत हो गया, फोर्सफुली। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार और समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वह उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार लालच पैदा करता है। तो फिर पहुंच गया, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। दूसरा आपका सही है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता, गलत है। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, कार्य प्रणाली है। उदाहरण के रूप में प्रक्रमण की गति और संवेदी विभेद एग्जाम्पल दिया जा रहा है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता, विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता। बुद्धि बहुआयामी है, इनमें कोई पहल, इतना जटिल तंत्र दे दिया गया। बुद्धि मूलभूत से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, गलत है ये। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, चौथा आपका सही है, क्लियर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आप लोगों का सही है, वेरी गुड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लिंग। अब देखो अंग्रेजी का शब्द यहां स्पेशलाइज कर दिया गया, जेंडर। पक्षपात डैश की ओर संकेत करता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हैं, आनुवांशिक, ये सेक्स हो जाता। आपको पता, मैंने दो बताए थे, एक जेंडर बताया था और एक सेक्स बताया था। एक सलिंग है, एक प्रलिंग है, एक प्राकृतिक लिंग है, एक सामाजिक लिंग है। तो यहां हम जब जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर प्रलिंग नहीं है, सलिंग है, गलत हो गया ये। स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध है, स्वयं का बोध है, गलत है ये। अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नताओं की स्वीकृति है, किसने दी भैया स्वीकृति। चौथा है सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करने की अपेक्षा है, चौथा आपका सही है। संस्कृति चाहती है, समाज चाहता है कि लड़के ये करें, लड़कियां ये करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में, पहली पीढ़ी के रूप में, फर्स्ट जनरेशन के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? पहला विकल्प है कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे, हम सोच सकते हैं इस पे। दूसरा विकल्प देखते हैं, उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए, गलत हो गया ये, रटना। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, गलत है ये। जो टोटल गलत होते पहले उनको क्रॉस किया करो, इसके बाद जिनमें डाउट लगता है उनको क्लियर करो। अब हमारे पास 2 टोटल गलत हो गए, एक पहला बचा, चौथा भी पढ़ लेते हैं। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन, आप सबको पता कि माता पिता को बुलाकर ट्यूशन की बात क्यों की जाएगी बच्चा, तो पहला आपका सही है, ठीक है। आगे का विकल्प कटा है, यहां दिया जा रहा है ट्यूशन लगाने के लिए, या ट्यूशन के बारे में उनसे विनम्रतापूर्वक कहेंगे कि बच्चों को ट्यूशन लगवा लो, तो ट्यूशन लगाने की बात क्यों कही जाएगी, ठीक है। कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यही है आपकी सहयोगात्मक समस्या समाधान। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 15, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल, एक समान आयु के बच्चों में भी डिफरेंसेस होते हैं। अब पहला विकल्प कह रहा है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक, फिर आ गया नियामक मानक, गलत हो गया। सुनिश्चित करना है कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का मानकीकृत निर्देश, सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो, असंभव है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार, वेरी गुड, आप सभी का सही है, फोर्थ आपका राइट है। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही चल रहा है। जहां पर कुछ एक डाउट्स आ रहे हैं उन चीजों को और क्लियर करते चल रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका सीटेट की एग्जाम में काम करेगा, यही आपका पेडागोजिकल पोर्शन को इंपावर करेगा। तो ये था आज का सेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप सबके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। तो उम्मीद ये भी करता हूं आप सबसे कि यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर तो कम से कम जरूर कर सकते हैं, और लगातार बने रहिए हमारे साथ डेली की प्रैक्टिस में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।